बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। रब से यही दुआ कि मेरे तमाम देखने वाले हमेशा खुश रहें, रब आपको सलामत रखे, खुशियाँ हमेशा आपका मुक़द्दर बने और गम जो हैं वो आपसे ढेरों सैकड़ों मील जो हैं वो चले जाएं। और आइए मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन जो है वो हमें नसीब हुआ ज़िंदगी में, जिससे हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि रब की मर्ज़ी के मुताबिक और लोगों की खिदमत करते हुए अपने लिए कुछ बेहतर और नेकी कमाते हुए जो है वो इस दिन को गुजार सकें। और नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में कोशिश यही होगी कि कुछ अच्छी और बेहतर चीज़ जो है वो आपके सामने लाई जा सके। आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो। कुछ लोगों का मसरूफ़ गुजरा होगा, कुछ लोगों के अधूरे काम मुकम्मल हो गए होंगे, कुछ के काम अधूरे रह गए होंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि अब बड़ी अच्छी जो है वो एक दोबारा से एक रिवायत चली है, क्योंकि बीच में ऐसा होता है अक्सर कि हमारे शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए, अभी बहुत अच्छे हालात हैं शहर के। मुख्तलिफ़ इवेंट्स जो हैं वो शहर में हो रहे हैं और अभी जो ज़्यादातर आपको ख़बरें सुनने को मिल रही हैं वो इसी तरह की, कहीं कोई लॉन की एग्ज़िबिशन है, सो कहीं जो है वो बसंत मेला है, कहीं कोई जश्न मना रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये इस तरह के जो सेलिब्रेशंस हैं जो वीकेंड्स पर की जा रही होती हैं, ये उस शहर के, जिस शहर में इस तरह की तकरीबात होती हैं, वो उस शहर के अमन की जो है वो सूरत हाल को बयान कर रही होती हैं। अदरवाइज़ जब अमन बेहतर नहीं होता तो इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की गैदरिंग्स, तमाम चीज़ें जो हैं अब वो रुक जाती हैं। जहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि शहर में जो है वो अमन अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ है, डिफरेंट इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पर खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, पब्लिक प्लेसेस आप देखें, पिकनिक पॉइंट्स देखें, वहाँ पर लोग जो है तमाम गैदरिंग्स को एंजॉय करें। वहीं कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पानी जो है वो हमें कहते हैं जो पीने वाली लाइन है उसमें कुछ लोगों की तो सीवरेज की लाइन पे मिली हुई है, इतना बुरा हाल है। सो जो इन तमाम इश्यूज़ की वजह से ये जो धुआं है, ये जो गर्दो गुबार है, ये जो डस्ट है, आपको पता है जहाँ हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाकर लंग्स को ये ख़राब करते हैं। वहीं एक और बहुत बड़ा इशू कराची में उठ रहा है और वो है आँखों के इन्फेक्शन का, आशोबे चश्म जिसे कहा जाता है। ये जो सड़कों की खुदाई की वजह से जो डस्ट है और ये जो भी पोल्यूशन है, ये आँखों में जाकर आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हमने इसी इशू को जो है वो सोचा कि अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए कि देखें अभी तो टाइम लगेगा सड़कें बनने में और कराची का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त खुदा हुआ है, काम करना तो छोड़ नहीं सकते। हुकूमत ने तो आपको कहा है कि जनाब ये ऐसे ही है, ऐसे ही आपको काम करना है, ऐसे ही गुजारा करना है। तो अपना घर चलाने के लिए, अपने रोज़गार को बेहतर चलाने के लिए आपको घर से निकलना होगा। लेकिन सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं आपको कि आपकी आंखें भी ठीक रहें, आपकी सेहत भी ठीक रहे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसको फॉलो कर सकें। तो आंखों की हिफाजत के हवाले से इस माहौल में आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज आपको बताएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं भी सीखूंगी। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको गाइड करेंगे, अपने शोबे के माहिर हैं और आप इनको पहले भी सलाम पाकिस्तान में देखते रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। कैसा रहा कराची का ट्रैफिक घेरते हुए, सड़कें से गुजरते हुए आप यहाँ तक? सुबह का वक्त तो लाजमी बात है ट्रैफिक ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, स्कूल का टाइम है और ऑफिस का टाइम है। बताइए। सही। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि ये जो डस्ट है, ये जो धुआं है, ये जहाँ हम कहते हैं सांस से अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता है, वही ये आँखों के लिए कितना नुकसान है? ये आँखों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है जितना ये सांस लेते हुए हमारी सांस वाली नाली को या जो फेफड़े हैं उनके लिए नुकसानदेह है। सही। तो ये जो धुआं, मट्टी, अब गटरों का पानी रोड पे आ गया, फिर उसके बाद वो ड्राई होता है, फिर ट्रैफिक चलती है, उसमें से मट्टी उड़ती है तो वो आंखों में जाती है। वो जहाँ पे भी जाएगी वो अपना वो जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम वो करेगी।
तो अच्छा। सांस के ज़रिए ये फेफड़ों में प्रॉब्लम करेगी। जी। जब आंखें तो डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं, एक्सपोज होती हैं, तो उसमें जब वो जरासीम वगैरह मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वो जब वो आँखों में जाते हैं तो आँखों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। और जो कॉमन है वो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। जैसे बॉडी के अंदर पूरी बॉडी हमारी अल्लाह ने कवर की हुई है स्किन से, तो स्किन जो है ना ये हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का मेन इसका काम है ये। तो इसी तरह आई की भी जो कवरिंग है, जो स्किन जो है उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। ओके। तो उसकी वो जब डैमेज हो जाती है तो हाँ, तो उसमें फिर ये जरासीम पे वहाँ जाके तो कुदरत ने आप जो आँखों के अंदर जो आंसू हैं, हमारे आंसुओं के अंदर ऐसे केमिकल हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। तो जब तक तो वो उनसे फाइट करते हैं, जो जरासीम है उनसे, और फाइट कर सकते हैं तो मामला ठीक रहता है। जब अगर कोई बहुत ही ताकतवर किस्म के जरासीम हो तो फिर वो भी जवाब दे जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसमें इन्फेक्शन हो गई, आपकी आंख सुर्ख हो जाएगी, यानी कि आपके देखें ना, जब भी आपकी आंख में अल्लाह ना करे हल्का सा कुछ होने लग जाता है, कोई पार्टिकल हो या कोई इरिटेशन हो, तो सबसे पहले जो चीज़ ये होती है कि आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। सो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो आपकी जो डिफेंसिव फोर्स है ना, जिस तरह हम अपनी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़त की बात करते हैं, इसी तरह आंखों में जो आंसू हैं ये आपके जर्म से फाइट कर रहे होते हैं। सबसे पहला यही सिम्टम होता है आपका कि आंख जो है वो आपकी आंखों पानी से भर जाती है, पानी आने लग जाता है आंख में। सो ये आप कह रहे हैं कि ये भी फाइटिंग हो रही होती है उस टाइम पर। एग्जैक्टली उसको यानी बाहर पुश करने की, प्रोपेल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो कामयाब ना हो तो फिर इन्फेक्शन हो जाती है। अब इन्फेक्शन में ये है कि आई लिड की इन्फेक्शन जो है, आई लैशेज़ की रूट के ऊपर बहुत मरीज़ हैं हमारे पास जो आते हैं, जब हम उनको अब उस पर मशीन पे चेक करते हैं तो जो लैशेज़ के अंदर वो जो ये जो डस्ट पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल और इसी तरह से जो ज़रात हैं जितने भी हवा में हैं, ये वहाँ जमे होते हैं आई लैशेज़ के अंदर, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं। तो जब आई लिड की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्लेफराइटिस। तो फिर जब कंजक्टिवा जो अंदर वाला जो कवरिंग है आई की, उसको जब ये इन्वॉल्व करते हैं कंजक्टिवाइटिस, ये दोनों फिर भी किसी न किसी तरह से हम इनको ट्रीट कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बाज़ का ये होता है कि ये जो ब्लैक वाला कर्ल जो नज़र आ रहा है ना आपको, सर्कल सा, इसको हम कार्निया कहते हैं। अगर इसके ऊपर कोई आके पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल अगर उसके ऊपर उसको लग जाए, डैमेज कर दे, तो उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्नियल अल्सर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शन होती है। और फिर इसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी एग्रेसिव हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और ट्रीटमेंट के बाद भी बाज़ का ये है कि वहाँ पे उसके ऊपर ना वो निशान रह जाता है जहाँ पे ये जख्म होता है कॉर्निया के ऊपर। राइट, मतलब जो आई बॉल जो है आप कह रहे हैं, जो यस कॉर्निया, जो आई बॉल है, जो जैसे कंटेक्ट लेंस जिसके ऊपर पहनते हैं ना हम लोग कॉर्निया के ऊपर, तो उस कंटेक्ट लेंस से भी इसी तरह से ही वो इन्फेक्शन होती है। तो ये वाली इन्फेक्शन जो है वो उसमें वो ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो हम जो बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली आप ऐसा तो नहीं है ना घर पे ही बैठ सकते हैं, आपको बाहर निकलना है, और हो सकता है उस सड़क से आपको गुजरना होता हो जो इस वक्त जो है जिस पे इस वक्त काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सुबह भी आपने वहीं से जाना है, शाम को भी आपने वहीं से आना है। कुछ लोग कहते हो ऐसे होंगे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रोज़ आने के बाद इरिटेशन होती होगी, वो जाके फ़ौरन पानी जो है वो आंखों में डालते होंगे, क्योंकि सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आंखों में इरिटेशन है तो आप पानी डालें ताकि आंखों की जो है कोई भी एक्स्ट्रा जो गर्दो गुबार है वो आंखों से निकल सके, सफाई हो सके। क्या आंखों में ये जो गर्दो गुबार है फ़ौरन इन्फेक्शन कर देती है, या स्लोली ग्रेजुअली भी जो है ये आप पर असरअंदाज हो रही होती है? होती तो स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा, ऐसा नहीं कि अचानक से इमीडिएट स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है ये। तो इसको मेनली जो है ये हमें जो हमारा क्या रोल है, क्योंकि ये काम तो होते हैं ना, बड़े शहरों में होते रहते हैं मतलब ये। तो आपने कहा सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो अभी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है मतलब ये। तो ये हमारे लिए ही करती है हुकूमत या जो भी इदारे ये काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन ऑल्टरनेट थोड़े निकाल के करना चाहिए। काम करने से कौन मना करे, हमारे लिए तो काम हो रहा है, इन सड़कों से हमने ही तो गुजरना है। लेकिन थोड़ा सा इस तरह हो कि एक काम हो रहा है तो दूसरे को ना आप करें, एक साथ आप हर चीज़ को शुरू कर देंगे कि इलेक्शन का साल आने वाला है, तो ये तो अवाम के साथ ज्यादती है। इस पर तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं कौन
होती हूँ सर इस शहर की तरक्की में कुछ हाइल होने वाली, मैं तो कहती हूँ ये तो बढ़कर है कि इससे ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली यू आर राइट। अब हमें ये करना है कि वो प्लानिंग की थोड़ी कमी है हम लोगों में, मतलब ये कि ये आप अगर हम अपने घरों में देखें वैसे देखें तो ये इश्यूज हमारे हैं, तो ये सब नीचे से लेके ऊपर तक चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखें हम सब चीज़ों को एक साथ नहीं बदल सकते। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को कुछ वो करना है, तो इससे हम अपनी आँखों को कैसे बचा सकते हैं। अब चूँकि मैं आई सर्जन हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं तो इसी के बारे में बता सकूँगा ज़्यादा। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो सुबह देखें, जो सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम है, बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता, तो स्कूल वैन्स में जो जाने वाले बच्चे हैं ज़्यादा, या मोटरसाइकिलों पे जाने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनमें उनको वो चाहिए कि वो जो वैन में जब बैठे तो अपने शीशे वगैरह बंद रखें। वो सही, अगर काला चश्मा या प्रोटेक्टिव ग्लासेस है वो लगा सके। एक्स्ट्रा क्राउडेड वैन्स होती है हमारे बच्चों की, ठीक है, एसी उसमें नहीं चल रहा होता, और अगर वो शीशे भी बंद कर देंगे ना, मैं आपको क्या करूँ, ये ओरिजिनल सिचुएशन है, कितनी वैन्स ऐसी हैं जिनमें एयर कंडीशन लगा होगा कि आप शीशे बंद कर दें तो बच्चे बैठे हैं, वो बेचारे मुंह निकाल के बाहर सांस ले रहे होते हैं, टाई कहीं होती है, हुलिया बिगड़ा हुआ होता है बच्चों का। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है ना, वो ऐसे ओवर क्राउडेड अगर उन्होंने बच्चों की वैन्स की हुई हैं तो वो भी पूछे, माँ बाप भी नहीं सवाल करते। सही बात है, ओवरऑल हमें हर स्टेज पे हमें ये चीजें जो है ना, ये मेजर्स लेने की जरूरत है। आप कह रहे हैं ग्लासेस की जरूरत है कि बच्चे को भी ग्लासेस पहनाए जाएं, बिल्कुल उसको, और उसमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सन ग्लासेस हो, क्योंकि वो सन से तो दे आर प्रोटेक्टेड। उनको जो है ये जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, स्पेशली शीशा नहीं हो उसके अंदर, जो 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 वो प्लास्टिक का हो, जो वो पूरा जो उसका फ्रेम भी और उसका जो शीशा है वो भी प्लास्टिक का हो, तो वो क्लियर हो, वो लगा लें, अंदर बैठे हैं ठीक है, देखें ओपन वो जो उसके जो खिड़की हैं उसकी वो खोल सकते हैं, विंडोज़ उसकी खोल सकते हैं वो। और जो मोटरसाइकिल पे आने वाले बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पे चाहिए कि वो जो चश्मे, उसके लिए जो मोटरसाइकिल वाले उनके लिए स्पेशल टाइप के ग्लासेस होते हैं, एक वो साइडों से भी कवर्ड होते हैं वो ना, तो उससे मतलब 100% तो नहीं, लेकिन ये कि बहुत हद तक जो है इससे वो बच सकते हैं। गाड़ियों में जो लोग हैं जिनके गाड़ियों में एसी हैं उनको तो चाहिए बंद करके वहाँ से गुजरें, और वो जिनकी गाड़ी में एसी नहीं है वो फिर इसी तरह से ग्लासेस वगैरह वो लगा लें उसके साथ वो। और दूसरी ये चीज़ है, जब वो अपने ऑफिस या स्कूल या जिस जगह पे भी अपने दफ्तर में पहुँचे तो जाके फेस वॉश कर लें, ताकि जितना भी उसके ऊपर ये जो मटेरियल वगैरह जो उसके ऊपर डिपॉजिट्स है वो जो घर से मेकअप करके निकलती हैं, औरतों के लिए स्पेशली उनके लिए आप कह रहे जाके मुंह धो लो। यस, उनके लिए ये है, उनको मैं बताता हूँ कि ये जो टीएस ड्रॉप्स होते हैं, आर्टिफिशियल टीएस ड्रॉप्स होते हैं, दे कैन टेक दोज विद देम और अपने साथ ले जाए, और वहाँ जाके मॉर्निंग में एक वो डाल के तो उससे वो आए अपनी वॉश कर थोड़ी सी वॉश कर ले वो, अगर वो ऐसे एरिया से गुजर रही। Exactly. अगर नहीं क्योंकि आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है ना कि आप वाटरप्रूफ मेकअप इस्तेमाल करें, उसमें आपने लाइनर शाइनर वाटरप्रूफ लगाया हुआ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी टीयर ड्रॉप से। अदरवाइज टीयर ड्रॉप्स भी आएंगे, साथ लाइनर भी निकल के आएगा और मस्कारा भी निकल के आएगा। तो ऐसा ना हो बाद में आपके डॉक्टर साहब ने ये क्या करा दिया, मुझे भूत बना दिया। तो नहीं, आपने पहले वाटरप्रूफ अगर आपने मेकअप यूज़ किया हुआ है, देन आप अपनी आइज़ पर ये टीयर ड्रॉप्स जो है वो यूज़ आप इजीली आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चाहे आप स्कूल वैन में हैं, चाहे आप अपनी पब्लिक कन्वेंस में हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, जिस भी आप जो है कन्वेंस में होते हैं, ट्रांसपोर्ट आप कोई भी यूज़ करें, आपको ग्लासेस पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आंखों को सेव करता है। इसी तरह जो लोग बाइक राइड करते हैं उनके लिए हेलमेट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी सिवियर इंजरी से बच सकते हैं, क्योंकि हेड इंजरी जो है वो इतनी जानलेवा होती है कि वो फिर आपके लिए ज़िंदगी में या तो कुछ छोड़ती नहीं है, और अगर कुछ बचता भी है तो वो इस तरह की आपके अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है कि आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। डॉक्टर साहब आपने कहा सबसे पहला काम होना चाहिए था जाके फेस को आप वॉश करें, आंखों को वॉश करें, बट किसी को इरिटेशन महसूस हो रही है वॉश करने के बाद भी कि कुछ मसला है, बार बार वो आँखों में जो है वो इचिंग फील कर रहा है या उसको लग रहा है कि पेन सा हो रहा है, तो वो क्या कंडीशन होगी? हाँ बिल्कुल,
इसमें वो मैंने आपको बताया ना कि वो जो पार्टिकल हैं वो जाके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं अंदर, ठीक है। तो उसको फिर हम वो इम्पैक्ट जो है वो जो आई की स्किन कंजक्टिवा है वहाँ पे भी हो सकते हैं, आईलिड में भी हो सकते हैं और कॉर्निया में भी हो सकते हैं, जो ब्लैक सर्कल सा सामने हमारा जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर वो कंटेक्ट लेंस लगाती हैं लड़कियाँ। तो अगर तो आईलिड के ऊपर है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो आप वापस शाम में जब घर जाएंगे जाके वॉश करेंगे फेस तो वो निकल जाएगा। अगर जो कंजक्टिवा है, जो आई की स्किन है, ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बड़ी थिन सी यानी झिल्ली नुमा वो कवरिंग होती है आई की, जो कंजक्टिवा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर है तो भी वो थोड़ी बहुत इरिटेशन करेगा, आप टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन अगर कॉर्निया के ऊपर है तो वो डेंजरस भी है, वो बड़ा पेनफुल भी होता है। तो अगर तो वॉश करने से अगर वो आप यू फील कंफर्टेबल, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी फिर उसकी जो अलामात हैं, पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है आँख में, तो फिर आपको इमीडिएटली चाहिए कि डॉक्टर को, किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो मुआयना करके बात का हमें ये इंस्ट्रूमेंट से वो जो पार्टिकल है ये निकालने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, होता क्या है कि असल में ये कान का, आँख का मामला ऐसा होता है कि बहुत ही, बल्कि बॉडी का कोई भी पार्ट आपका है, कहीं पे भी आप पेन फील कर रहे हैं तो डॉक्टर से आपका एक ताल्लुक बन जाता है ना, पेन आपको डॉक्टर के पास लेके जाता है। लेकिन कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनको हम खुद ही जो है ना वो डील करने की कोशिश करते हैं। आंखों में भी होता है कि आपको फ़ौरन मुफ्त मशवरे मिल रहे होते हैं ना, ये वो डाल लो, रोज़ वाटर डाल लो, कोई कहता है शहद डाल लो, कोई कहा जाता है अच्छा सुरमा डाल लें आप, इससे जो है ना ये डस्ट पार्टिकल निकल जाएंगे। ये जो तमाम चीज़ें की जाती हैं फ़र्स्ट एड के तौर पर कि अच्छा फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी तो इन चीज़ों से गुजारा हो जाएगा। ये जो गुजारा है ना ये फिर हमें ही गुजार देता है, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, हमारी आँख ही ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या ये तमाम चीज़ें किसी तरह की फर्स्ट एड तरह हैं जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया? इसमें देखें, वॉश करना जो है ना ये तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो इमीडिएटली या अगर बार बार भी आप वॉश करेंगे तो वो ये तो करना चाहिए, अच्छी बात है और ज़रूर करना चाहिए। ये सही। रोज़ वाटर जो कह रहे हैं, अर्के गुलाब, ये तो इसको तो बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि ये जो भी मार्केट कर रहे हैं ये लोग, इसकी कोई हमारे पास मतलब उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है उसकी, और ना ही ये प्रॉपरली स्टरलाइज होते हैं। और बाज़ लोगों ने उनकी अर्के गुलाब के अंदर स्टीरॉइड डाला होता है। वो स्टीरॉइड से क्या होता है कि टेम्परेरीली जब आप यूज़ करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। जब आपको रिलीफ मिलता है तो आप समझते हैं कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह पे वहीं पे होता है वो, ठीक है। तो आपके सिम्टम्स जो है वो स्टीरॉइड की वजह से जो तकलीफ है वो कम हो जाती है और आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ होता ये है कि जो डिजीज़ है वो या जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही होती है अपनी जगह। तो उसमें मैनी या टाइम बहुत दफ़ा मतलब हमारे पास मरीज़ आए हैं कि उनकी आँख के अंदर पस पड़ गई और पूछा क्या कोई मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने कहा अर्के गुलाब इस्तेमाल। इसी तरह से दूसरे टोटके हैं, शायद है। सही। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके साथ साथ ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, अगर ऐसा हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। For booking and other details, fazayakarachi.org. UN 021 111 329 242.
बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर खालिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आँखों के मसाइल, आँखों के अमराज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 021322222070 ये प्रोग्राम का नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपना सवाल आप लिखवा सकते हैं। आपका सवाल जो है वो मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूँगी। डॉक्टर साहब प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बता रहे थे कि जब आप बाहर निकलें तो आपने सूरज से भी आँखों को बचाना है, वो भी आपको आपकी आँख को नुकसान पहुँचाता है। अगर एक्सपोजर है सन एक्सपोजर तो सन ग्लासेस इस्तेमाल करें। अगर सूरज से डायरेक्ट आप एक्सपोजर नहीं है, आप आँख नहीं मिला रहे सूरज से, आप बंद गाड़ी में भी हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ सूरज नहीं है लेकिन डस्ट और हवा आ रही है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लास्टिक के भी ग्लासेस आते हैं जो बड़े चीप सस्ते आपको मिल जाते हैं, वो आप भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चे को भी जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी तरह के आई इन्फेक्शन से बच सकें। डॉक्टर साहब आपने कहा नो रोज़ वाटर, बिल्कुल नहीं। शहद इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शहद भी मेरे ख्याल में उसकी मेन वजह वो ये है कि ये स्टरलाइज नहीं होता प्रॉपर। अब अगर स्टरलाइज नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जब उसको आँख में डालेंगे तो वो वहाँ स्प्रेड हो जाएगा, स्टिक कर लेगा और उसके अंदर भी अगर वो चीज़ें हैं तो मेनली दैट इज़ द रीज़न कि भाई हम उसको वो एडवाइज़ नहीं करते। इसी तरह से और मोडेलिटीज़ भी, द बेस्ट थिंग इज़ कि भाई जो बेहतरीन चीज़ है वही है वॉश करें। ठीक है, आराम नहीं मिल आ रहा उससे तो डॉक्टर को जाके दिखाएं। और मोस्टली दिन में तो रात के 10 बजे तक तो डॉक्टर्स मौजूद ही होते हैं। और स्पेशली कराची में अगर हम देखें तो हर तरह के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, चैरिटेबल भी हैं, वेलफेयर भी हैं, और हर इनकम के उसके लिए ये जो है ये अप्रोचेबल भी हैं। तो लोग जाए तो उनको कम से कम वो देख के तो वो बता सकते हैं। अगर आई का डॉक्टर नहीं, आप जनरल डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे तो वो भी आपको देख के कम से कम गाइड कर देगा कि ये वो है, या कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन दे देगा जिससे कि मामला ख़राब तो नहीं होगा एटलीस्ट। मतलब सही। अच्छा, ये भी बहुत होता है ना कि आप जब आंखों में पानी डाल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ठंडा पानी लेकर आओ, तो डॉक्टर साहब टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर जो है उससे वो अपने आंखों में डालना है? नॉर्मल टैप वाटर, कोई ठंडा गर्म का कोई मामला नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं सुनना आपने, साफ होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं ना, अल्लाह ना करे आपको कोई बर्न हो जाए, जल जाए, आपने किसी की बात नहीं सुननी उस टाइम। आपने सिर्फ जो है केमिकल बर्न की, इलेक्ट्रिक बर्न की बात नहीं करें हम, नॉर्मल ऑयल गिर गया या आग लग गई तो आपने पानी डालना है, जितना हो सके पानी डालना है ताकि आप उस स्टीम को, उस प्रेशर को ख़त्म कर सकें। इसी तरह आँखों में भी यही मामला है कि जितना हो सके आप पानी डालें। ठंडे गर्म की बात नहीं है, जो भी आपको साफ़ पानी मिलता है वो अपने आँख में डालना है ताकि आपकी आँखों की सफाई हो सके। नो शहद, नो अर्के गुलाब, नो प्याज का पानी और ऐसी कोई चीज़ जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपकी आंख को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्लूकोमा के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं जिक्र करूंगी, डॉक्टर साहब से कहूंगी कि इस पे बात करें कि जो काला मोतिया, ये आँखों में काला पानी हो जाना जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, ये मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब कुछ ज़रूर बताइए इस ग्लूकोमा के हवाले से, ये बीमारी क्या है और ये किस वजह से हो जाती है? इसकी देखें, जो इसमें आम तौर पे जो काला पानी है, जब मरीज़ हमारे पास आते हैं, बहुत से मरीज़ तो आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो उनको कोई काला पानी वगैरह है कि नहीं है। अच्छा, ये तो किस सलामत के साथ आपके पास डायग्नोज वो आम रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। अच्छा, कोई नज़र कमज़ोर है, सही नज़र नहीं आ रहा, दूर का नज़दीक का, कोई कहेगा जैसे ये कि आँख में चुभन हो रही है, कोई वैसे ही कहेगा कि मैंने कहा चलो चेकअप करा लेते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो अब हमारे जो चेकअप में, जैसे आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह लेता है, इसी तरह जब हमारे पास पेशेंट आता है आई सर्जन्स के पास या आई स्पेशलिस्ट के पास, तो हम लोग उसकी नज़र चेक करते हैं। सही। दूर नज़दीक ही करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी आई का जनरल टेस्ट करेंगे, उसमें फिर हम उनका आई का प्रेशर भी चेक करते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो जब हम उनका प्रेशर चेक करते हैं तो उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा निकलता है। अच्छा, तो जब वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर हम आगे फर्दर उससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको कंफर्म करने के लिए कि भाई ये किस स्टेज पे है, क्या है। तो आप हैरान होगी कि बहुत से मतलब पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनकी रीच से या वो अप्रोच नहीं कर सकते स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स को, उनको तो आप छोड़ें, जो
नॉर्मली जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, अप्रोच भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिरी कोई सच इसकी कोई मुख्तलिफ अलामतें नहीं होती कि आपको ये हो कि ये आपकी आंखों में ग्लूकोमा यानी काला पानी ऐसी कोई चीज़ हो गई है? बड़ी नॉर्मल से इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपके आंखों में ग्लूकोमा हो रहा है? अर्ली स्टेज पे इसका पता नहीं चलता, नहीं पता ठीक है ना। फिर इसकी बहुत सी अकसाम भी हैं। अच्छा, लेकिन कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि नज़र कमज़ोर होने लग जाती है नहीं या नहीं, आई का कुछ नहीं, कलर चेंज बिल्कुल होने इसमें लग, देखिए कुछ इसकी नहीं बहुत सी है। अकसाम है। हाँ। और ये हर उम्र को, यानी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये नहीं है कि ये बूढ़ों को ही होगा अच्छा, ग्लूकोमा। बच्चों में भी है, जवानों बच्चों में भी हो है। सकता है, यंग लोगों में भी, और मिडिल एज वालों में भी, ओल्ड में भी, बहुत ओल्ड में भी। सही। तो इसमें एक्चुअली इसकी मुख्तलिफ अकसाम भी अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों होता है, रीज़न क्या है? होता ये है कि आँख के अंदर जैसे हमारे जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो हमारे मैदे से जो ज़रूरी चीज़ें बॉडी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेके पूरे जिस्म में वो सप्लाई करता है, सेल्स को सप्लाई करता है, एनर्जी के लिए यूज़ होती हैं वो चीज़ें। इसी तरह आँख को भी तो चीज़ें चाहिए होती हैं कि उसकी, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो बड़ी अच्छी पिक्चर है ये जो इन्होंने लगाई है। तो इसमें ये सामने वाला जो हिस्सा है जी। ये जो देखें, ये जो बीच में वाइट सा सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये कुदरती लेंस है। इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो वो जो छोटी सी स्ट्रिप वाइट से नज़र आ रही है, ये कॉर्नी है। और इसके पीछे लेंस है, अगर आप देखें जो वाइट सर्कल सा नज़र आ रहा है, बीच में रेड पिंक्स है वो है। तो इसमें जो आई की न्यूट्रिशन के लिए ब्लड से क्या होता है, पानी बनता है जिसको हम एक्वस कहते हैं, ठीक है। वो फिर आई के अंदर सर्कुलेट करके, और एक एंगल है, एंगल से वो बाहर दोबारा निकल जाता है और ब्लड में चला जाता है। तो अगर ये सर्कुलेशन जो है वो किसी जगह पे, यानी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ड्रेनेज नहीं हो रही उसकी एक्वस की या वाटर जो आई का है उसकी, तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मेनली ये इसकी जो प्रोडक्शन और ड्रेनेज से होता है। और जैसे आम सी चीज़ है कि घरों में देखें या वैसे भी देखें, जो सप्लाई लाइंस हैं उनमें प्रॉब्लम्स कम आते हैं, जो ड्रेनेज वाली हैं वो आए दिन बंद रहती हैं। शहर की जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि भाई वो ड्रेन बंद है, उबल रहे हैं, इसी तरह घरों में किचन वाला देखिए ज़्यादा बंद होता है, बाथरूम वाला का। तो आई में भी ये ड्रेन जहाँ से ये पानी आई का है, जिसको हम एक्वस कहते हैं अपनी आई की लैंग्वेज में, ये तो उस जगह से जब ये इसकी ड्रेनेज कम होना शुरू हो जाती है, पीछे से नॉर्मल बन रहा है, तो एक नॉर्मल इजी टू अंडरस्टैंड कि वो प्रेशर बिल्ट अप करेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो सिस्टम ये जो नॉर्मल होने लगता है, एक नॉर्मल चीज़ हो रही है ना कि प्रेशर ख़राब हो रहा है, आपकी एक नॉर्मल सी चीज़ होती है डिस्टर्ब हो रही है, तो ये क्यों हो जाती है, खुद ही हो जाती है या कोई रीज़न होता है इसका? ये इसमें मतलब इसकी मैंने जैसे बताया ना कि काले पानी की बहुत सी अकसाम है, सही है, ठीक है, में जो ज़्यादा है उनका पता नहीं चलता। अच्छा, एक किस्म एक ऐसी है जिसको हम एक्यूट अटैक कहते हैं, एक्यूट ग्लूकोमा। उसमें यह है कि क्या होगा कि जैसे जो एंगल ड्रेन है वो सडनली बंद हो जाता है, उनका वो ड्रेन वाला जो एंगल है वो जगह जो है वो बहुत नैरो होती है, ठीक है। और वो बंद होने के बाद अचानक प्रेशर बढ़ेगा, जब अचानक प्रेशर बढ़ेगा तो आँख सुर्ख हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, पेन होगा, वो फिर फ़ौरन इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, तो बाकी जितनी भी किस्में हैं उनके अंदर ये प्रेशर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है तो उसमें उसके कोई अर्ली स्टेज में उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते, अलामत नहीं होती। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हर शख्स रिस्क पर है कि उसको कभी भी ये चीज़ अटैक कर सकती है? बिल्कुल, किसी को आपको नहीं पता कि ये चीज़ आपके अंदर जो है वो ये स्लोली ग्रेजुअली ये प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। क्या इसको जांचा जा सकता है? ये जो चेकअप्स होते हैं, जो ईयरली चेकअप्स किए जाते हैं, आप लोग 6 मंथ्स में आए चेकअप करते हो, तो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, आगे जाके ग्लूकोमा हो सकता है, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? ये हम इनमें ऐसा करते हैं, जैसे देखें जो हमारा जनरली मैं आपको बताऊं कि जो एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में हुआ है कि बच्चे की आई का चेकअप पैदाइश के बाद एक दफ़ा होना लाजमी है। फिर सॉरी 2.5 ईयर पे जब बच्चे थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट वगैरह उनको पता चल जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वो 2.5 ईयर पे फिर करते हैं। फिर प्री स्कूल गोइंग विच इज़ 4.5 ईयर, तो उनके अगर ये 3 चेकअप इस स्टेज पे अगर हो जाते हैं तो उसमें एक पता चल जाता है कि कोई पैदाइशी तौर पे तो इस बच्चे को खुदा न खास्ता इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर जाके आगे जो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, जो भी आते हैं, उनको चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, मिडिल एज के हों, तो उनको हम उनका आई चेकअप करते हैं। तो बच्चों में हमने 20 ईयर्स तक जैसे ये है, तो उनमें जब हम उनका आँख का पर्दे का मुआयना करते हैं तो पर्दे के अंदर नर्व होती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो उससे कनेक्टेड होते हैं। तो जब ये प्रेशर बढ़ता है तो ये जो सेल्स है ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये डैमेज होते होते जब ये थोड़ा एडवांस हो जाती है तो फिर सिम्टोमेटोलॉजी अपीयर होती है। वो क्या है, पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट ये कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब देखिए मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलता साइड से कोई बंदा गुजर गया। तो ये जो है दो चीज़ें हैं ना, एक तो VN है जिसको हम कहते हैं कि चेक करते हैं कि 6/6 और 6/9 पे पूरी है, 100% है। एक फील्ड ऑफ VN है जिसमें ये है कि आपका एक्सटेंट साइडों में कितना नजर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान में उनके हवाले से बात करें। वैसे तो कहते हैं कि आँखें जो हैं वो अक्कासी करती हैं आपके अंदर होने वाली तब्दीलियों की भी। आपकी खुशी भी इन्हीं से ज़ाहिर होती है और आपका गम भी इन्हीं आँखों से ज़ाहिर होता है। ये खुशी के आंसू भी बाहर निकालती हैं और ये गम के आंसू भी निकालती हैं, और बस ये सच बोलती हैं। लेकिन कुछ लोग इतने समझदार और इतने शार्प हो जाते हैं कि वो उसको भी डील करना जो है ना वो सीख जाते हैं, है ना डॉक्टर? कैसे? ये आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अगर आप किसी वक्त भी किसी को भी देखें तो उसकी आंखें सब कुछ बता रही होती हैं। चेहरा चाहे खुश है, ये गमज़दा है, परेशान है, किस हाल में है ये, यानी ये आंखें बिल्कुल सही बात है। आंखें जो हैं ये सच बोल देती हैं। चेहरा चाहे आप जो है वो फेक स्माइल ले आए चेहरे पर, लेकिन आंखें जो है ना वो दिल का हाल आपके बता देती हैं। अच्छी बात है, कम से कम सच्चा तो है हमारा कोई तो चेहरे का, कोई तो अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई है जिसको एटलीस्ट जो है वो सच बोलने की आदत है, और अल्लाह इस सच्चाई को जो है वो बरकरार रखे। वापस आएंगे ग्लूकोमा की तरह, जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जो आँखों में एक ऐसा मर्ज है जो अचानक से तो नहीं होता, स्लोली ग्रेजुअली आपके अंदर ये आँखों को ख़राब कर रहा होता है, लेकिन इसकी तशख़ीस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो नहीं पता चल पाती। कुछ लोगों में पैदाइशी भी डॉक्टर साहब आपने कहा कि होता है, जिनमें पैदाइशी है उनका ट्रीटमेंट और जिनको किसी एक सर्टेन एज में जाकर हुआ है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता होगा। बिल्कुल, टोटली ये डिफरेंट है। मेरे ख्याल में ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये बच्चों में जो पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, बच्चा जो है उसको ग्लूकोमा हो, वो सही है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि पैदाइश के बाद एक दफ़ा बच्चे का जो चेकअप, आई का चेकअप ज़रूरी है। बाकी भी हो वो भी चाहिए, लेकिन आई का भी बहुत ज़रूरी है वो। तो उसमें खुदा न खास्ता अगर बच्चे को ग्लूकोमा है तो बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी। बच्चों का जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, मुख्तलिफ तरह की सर्जरी है। लेकिन ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ट्रीटमेंट है। सही। अगर लेकिन सर्जरी है, सर्जरी उसका किस एज में हो सकती है? वो किसी एज में भी हो सकती है, यानी न्यूबॉर्न के आप समझे 2 मंथ्स से लेके पैदाइश से लेके किसी एज का भी बच्चा हो। ये भी लोगों के ज़हन में एक ना वो लोग सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है तो इसका जो है वो ऑपरेशन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी स्टेज पे उसका जब भी ये ग्लूकोमा जो अगर पैदाइशी तौर पे, तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी करें। अच्छा, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करें। कन्विंस हो जाते हैं पेरेंट्स, इतनी अवेयरनेस है हमारे लोगों में कि जब आप उनको समझाते हैं तो उस चीज़ को मान लेते हैं। आजकल थोड़ा आसान हो गया जब से ये जो इंटरनेट का जो दुनिया एक आपके क्लिक पे आ गई है, गूगल पे डाल के देख लेते हैं। पहले बहुत मुश्किल था। अच्छा, गूगल की ज़्यादा मानते ना डॉक्टर से, वैसे है ना? हाँ, ये देखें कैसे कैसे लोग हो गए ना हम लोग। लेकिन चलिए कुछ किसी की तो मानते हैं ना। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर ये कहते हैं ठीक है अब इस चीज़ को किया जा सकता है। थोड़ा सा काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे को खुदा न खास्ता पैदाइशी ग्लूकोमा है। उनको थोड़ा हम टाइम भी ज़्यादा देते हैं, थोड़ा उनको उसके बारे में, डिज़ीज़ के बारे में समझाते भी हैं, तो दे गेट रेडी, मतलब तैयार हो जाते हैं वो। तो फिर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी है, इसकी और कोई ट्रीटमेंट नहीं। ये जो पैदाइशी ग्लूकोमा है, अगर जाके मिडल एज में ये ग्लूकोमा डायग्नोज होता है तो उस वक्त फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका मेडिसिन से
ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। और उसको साथ साथ मॉनिटर करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है ना, डॉक्टर ने गए अपने उसके पास, फिजिशियन के पास, उसने दवाई दी, फिर वो चेक करता है, फिर दवाई चेंज करता है, फिर दवाइयाँ बढ़ाता है और कम करता है। इसी तरह से आँख है, तो उस पेशेंट को हम फॉलो करते हैं और उसको देखते हैं कि ये मेडिसिन से, एक दवाई से या 2 दवाइयों से, जितनी से भी वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल का मतलब ये है कि उसके जितने पैरामीटर आई के हैं सारे स्टेबल हो। तो अगर वो स्टेबल हो जाता है तो फिर हम उसको दवाइयों पे रखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। 3 महीने पे, 4 महीने पे उनको बुला के उनका वो टेस्ट करते हैं और दवाइयाँ उनकी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट मल्टीपल डिजीज़ में शिकार है, उसको डायबिटीज़ है, वो हार्ट का पेशेंट है, या उसको क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, और उसके बावजूद उसको अगर ग्लूकोमा हो गया है, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट हो जाती है? ये बिल्कुल सही बात है। ये एक चीज़ थोड़ी सी, जो जिनको डायबिटीज़ है ना, उनके लिए ये भी सवाल बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। डायबिटीज़ में ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा है। हम कहते हैं कि डिजीज़, एक इस डिजीज़ की इस डिजीज़ से एसोसिएशन इसको साथ लेकर आ रही होती है। हाँ, तो इसलिए डायबिटीज़ वाले जो हैं उनको आँखों में और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे किडनी में भी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है, पूरी बॉडी को करती है, तो आई में भी इस तरह से, लेकिन आई में मेनली जो अफेक्ट करती है वो आँख के पर्दे को करती है। अच्छा। लेकिन डायबिटीज़ वालों के अंदर जो ग्लूकोमा का होना जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे जनरल नॉर्मल नॉन डायबिटिक्स हैं जिनको शुगर नहीं है। ओके। तो उनमें भी कोई वो नहीं है, मेडिसिन के थ्रू आप लोग एडजस्ट। इनिशियली हम जो है वो इनको, यानी जो पैदाइशी ग्लूकोमा के अलावा बाकी जितने भी वो मरीज़ हैं उनको दवाइयों से ट्रीट करते हैं। इनके लिए वो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। जैसे सांस का जिनको मरीज़ है उनके लिए ग्लूकोमा की दवाइयाँ कुछ अलग हैं। जिनको, जैसे आपने हार्ट का, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि जिनको ब्लड प्रेशर है या उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए जो ग्लूकोमा के लिए दवाइयाँ हैं वो अलग हैं। तो फिर हम उनके लिए उसी हिसाब से सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बना के उनको वो दे देते हैं। तो इनिशियली हम इसको ट्रीट करते हैं दवाइयों से। और ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं, यानी आप समझ लें मोर देन 90% पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल रहते हैं। अब इसमें ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर मोती, सफ़ेद मोती की वजह से नज़र कमज़ोर हो गई, तो जब हम उसका, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो नज़र उनकी बहाल हो जाती है। काले, इसको काला पानी जो नाम हमारे इस रीजन में दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इसमें जो नज़र चली गई वो चली गई। अच्छा। वो रिकवर नहीं होगी मेडिसिन देने के बाद भी या ऑपरेशन करने के बाद भी। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, और उसको अगर एक दफ़ा डॉक्टर सजेस्ट कर दे तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि मैं ठीक हो गई। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ख़राब हो जाए तो इसमें आँख ज़ाया हो जाती है, इसमें दोबारा आँख नहीं आप ठीक कर सकते, इसलिए प्रॉपर टाइम पर। और मेडिकेशन है, डॉक्टर साहब ने कहा सर्जरी की भी अगर ज़रूरत नहीं, अगर आपको पैदाइशी ग्लूकोमा नहीं है, हाँ, तो आप मेडिसिन के थ्रू जो है वो इसका इलाज आप करवा सकते हैं अगर सही टाइम पर। इसीलिए बार बार कहा जाता है किसी भी तरह की कोई भी अलामत आप अपने जिस्म में महसूस कर रहे हैं या अपनी आंखों में आप कोई चीज़ महसूस करें, आपको लगता है 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा वो चीज़ हो गई है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, फिजिशियन के पास जाएँ। अब हर किसी की ज़्यादा फीस नहीं है, यहाँ पर लोग मुफ्त में भी जो है वो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मुफ्त में भी जो है वो आपके जाके तमाम जो है वो ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, आपको देख लिया जाता है। डॉक्टर साहब भी इस तरह के कुछ क्लिनिक करते हैं जो फ्री ओपीडीज़ की जाती हैं। सो हेल्प योर सेल्फ। अगर आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहेंगे तो कोई आपके पास घर उठकर नहीं आएगा, ये मत सोचिए। खुद आपको निकलना होगा, अपनी मदद खुद करनी होगी। बहुत सारे मसीहा मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे, जो आपकी मजबूरी को समझेंगे और इलाज में आपका साथ देंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप अपनी इज़्ज़त खुद कितना करते हैं और अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस आपके लिए कितनी है। हम कहते हैं ठीक है बस हो के सही है, हो जाएगा, गुजारा चल रहा है। दूसरों की मोहताजी बहुत बुरी चीज़ होती है, और दुनिया जिन को हम देख रहे होते हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ना करे ये हमसे नज़र चली जाए डॉक्टर साहब, तो सोचिए ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। कहना चाहूँगा थोड़ी सी, तो इस पे अगर अब आम लोगों का कंसेप्ट है वो, जब उनको हम कहते हैं ना कि आपको काला पानी है या ग्लूकोमा है, तो मरीज एकदम घबरा जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर फर्ज किया काम नहीं कर रहा तो फिर हम लेज़र से उसकी सर्जरी करते हैं। अगर लेज़र सर्जरी भी काम नहीं कर रही तो फिर हम उसकी ड्रेनेज सर्जरी करते हैं। तो ट्रीटमेंट है,
ओके। तो इसलिए लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर काला पानी है या किसी चीज से आपको आराम जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, ट्रीटमेंट इसका है, ये नहीं है कि ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और बताइएगा कि अभी हमने बच्चों का जिक्र किया था, आपने कहा पैदाइशी भी बच्चों में जो है ग्लूकोमा होता है। आप देखें बच्चों के जो कॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर आपने देखा हो कि ऐसे टॉयज होते हैं जो स्विंग हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, अब हमने बड़ों से सुना कि नज़र अभी ठहर रही होती है उनके, या इस तरह के मसाइल होते हैं। अब वो एक चीज़ ऐसी है जो घूमे जा रही है। अगर मैं भी उसको देखूंगी ना तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं खुद माइग्रेन की पेशेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा सर घूमने लग गया है। अब वो एक चीज़ बच्चे के सर पर घूम रही है तो वो उसकी आंखों के लिए या उसकी इन तमाम से डॉक्टर साहब नुकसानदेह नहीं होते इस तरह के टॉयज, ये सब चीजें जो कॉर्ड्स पे लगी होती हैं? एक हद तक हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रही हूँ कि व्हाट डू यू से कि ऐसी चीजें जो इस तरह के टॉयज हम बच्चों को इस्तेमाल करा रहे होते हैं या कॉर्ड्स, वो बोल भी नहीं सकता कि भाई हटा दो, मुझे इरिटेशन हो रही है इससे। तो आप लोगों के पास तो मुख्तलिफ तरह की रिसर्च होती हैं, तो आप क्या कहते हैं ये तमाम चीजें बच्चे के साथ? बिल्कुल लिमिट में मतलब ये कि वो अगर आप वो सारा दिन ही घुमाते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। तो लेकिन ये है कि ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो नहीं, टॉयज है बच्चों को उसमें उनको जस्ट एक्टिवेट करने के लिए, तो उसमें मतलब सारा दिन। और ये जो हम अपने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे, उनको हमसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना आ रहा होता है। छोटे से बच्चे हैं और उनका मोबाइल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उनको हर चीज़ का पता है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, पिक्चर कैसे लेने हैं, सेल्फी कैसे लेना, हर चीज़ वो करे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये इतना जो आज एक छोटे बच्चे का, जो पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, आज इतना उसका इंटरेक्शन हो गया मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर की स्क्रीन से, टीवी से। अम्मा से इतना रिश्ता नहीं है जितना वो माँ को नहीं देखता उतना वो टीवी स्क्रीन को देखता है। अम्मा उसको कार्टून लगा देती हैं और कहती हैं कि ना अब तुमने बैठ के खाना खाना है। तो ये जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर स्क्रीन से बच्चे का हो गया है, ये आँखों के लिए कितना बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखें ये बच्चों के थोड़ा बहुत जो है अर्ली स्टेज में जितना इसको कम किया जाए वो ज़्यादा अच्छा। बच्चों के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये बजाय इसके कि ये जो इस पे वो करें। लेकिन इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, ये डिमांड है। लेकिन हम लोग जो है ना, मैंने देखा है अक्सर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो वो मोबाइल पे चला के और साथ शुरू कर देती हैं माएँ उनको खिलाना, तो दिस इज़ अननेसेसरी। सही। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि जब वो बच्चा ये यूज़ करना शुरू कर देता है तो अब घर में अम्मा तो बिज़ी है ना, पेरेंट्स बिज़ी हैं, वो अंदर कमरे में बैठ के या छुप के अंधेरे में वो यूज़ करते हैं, तो वो दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि अंधेरे में ये है कि जब डार्क कमरे में आप बैठे हैं तो आपकी जो आँख की पुतली है ये इसका साइज़ बड़ा होता है और वो पूरी लाइट जो है उसकी वो जा रही होती है, और बच्चों को वो ज़्यादा लिमिनेट उसको करते हैं और वो उसके लिए वो ठीक नहीं है वो। तो उसको जो भी ये चीज़ें हैं बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। इसकी एज लिमिट भी है। अब आप छोटे से साल 2 साल वाले को सिर्फ खाना खिलाने के लिए आप उसको मोबाइल पे बिठा दें, साल 2 साल तो आप अच्छा तो भाई कुछ महीनों के बच्चे हैं, उनको बड़ी अफेक्शन होती है इस चीज़ से, वो बहुत इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन हम उस अफेक्शन को पैदा करते हैं ना, उनको तो नहीं पता कि ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है या कहाँ से ये। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक तो फ़ोन जब आप चार्ज पर लगाएं तो प्लीज़, अक्सर ऐसा होता है चार्जर कनेक्ट होता है और आपने स्विच ऑफ नहीं किया होता, और बच्चे जो हैं वो अक्सर ऐसा होता है पेन उठा के मुंह में डाल देते हैं। अगर आपके यहाँ क्रॉलिंग चाइल्ड है, प्लीज़ खुदारा इस तरह के केसेस हुए उन चीज़ों से हिफाजत रखें। रात को थोड़ा सा इसको दूर रखें। आप लोग अपने तकिए के नीचे इसको रख के सो रहे होते हैं, उससे ये इसकी वाइब्रेशन भी नुकसानदेह है। पॉकेट में इसको ना रखें, इसकी वाइब्रेशन हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जहां ये हमारा दोस्त है वहीं ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि इसकी जो रेजेस हैं वो स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका हमें शायद डॉक्टर साहब अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन गुजारा भी तो नहीं है ना डॉक्टर साहब। इसके बगैर ये ज़रूरी है तरीके से इस्तेमाल करें ना। ये टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको टाइमली तरीके से एज का ख्याल रखें, लाइट प्रॉपर हो और जगह प्रॉपर हो और इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो ठीक हो। और फिर ये नहीं है कि आप सुबह बैठे तो रात तक चलते रहे उसके ऊपर, मतलब ये रात को बैठे तो सारी रात ही आप जागते रहे। अब वो अलार्म क्लॉक्स हमारी खत्म होगी ना, वो प्यारी प्यारी से अलार्म क्लॉक्स आती थी, अब यही है हमारा सब कुछ, सब कुछ हमारा यही है। तरीके से हमें चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन तरीके से
और जो प्रॉपर उसकी जो गाइडलाइंस है उनको आप अगर देखें तो ये जो मोबाइल के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सर लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमने जो चीज़ नहीं समझी उसका हमने नहीं समझा। डॉक्टर साहब क्योंकि लास्ट मेरे पास इस वक्त कुछ मिनट्स होंगे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि नज़र का कम हो जाना, ठीक है, ये एक ऐसा इशू है अब क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन पूरे नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया, जिसमें से कुछ सीधा चीज़ें अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस की। मोबाइल का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, स्क्रीन से बहुत ज़्यादा जो है वो सबका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है कि स्क्रीन के सामने बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से आंखों को नुकसान पहुंचता है। जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो पूरे नहीं होते। डॉक्टर साहब कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, खुराक कौन सी लेनी चाहिए? देखिए कोई इसके लिए स्पेशल डाइट नहीं है, सिंपल डाइट जो है जो हमारी आप देखें कि दालें हैं, ठीक है, दालों के अंदर सारे विटामिन्स और सारी चीज़ें हैं जो कि आँखों को चाहिए। हाँ। हम दूध है उसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं। हाँ। तो सिंपल डाइट जो है ना बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ओके। बड़े तो काफ़ी ख्याल करते हैं लेकिन बच्चों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें दालें सब्जियां जो घर यानी कि बैलेंस डाइट आप करें, हर चीज़ जो है सिंपल सादा और दूध शामिल लो बच्चों की इसमें ग़िज़ा में। राइट डॉक्टर साहब, तो दिस इज़ वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी। सलाम पाकिस्तान।